धधकती लपटें अक्सर नहीं बताती कि जल क्या रहा है। अमूमन राख ही बची रह जाती है इस बात की गवाही देने के लिए कि आग में क्या क्या जल गया। राख ही अपने भीतर उन सवालों को बचाए रखती है जो बाद में क्यों और कैसे बनकर सुलगते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आज मैं जले हुए जवाहर बाग की राख पर खड़ा हूं और इन जले हुए झुलसे हुए पेड़ों की तरह ही राम वृक्ष के उत्पात और संहार के बीच सवालों की कई कतारें हैं। सवाल ये कि क्या वाकई इतना आसान है इस मुल्क में किसी आदमी के लिए अपनी सनक को सत्याग्रह का नाम दे देना, उसके नाम पर हजारों लोगों को गुमराह करना? क्या इतना आसान है शहर के बीचों बीच एक ऐसी स्वयंभू सत्ता खड़ा कर लेना जिसकी चौहद्दी एक तरफ डीएम और दूसरी तरफ एसपी, तीसरी तरफ न्यायपालिका तो चौथी तरफ सेना की छावनी को छूती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि स्वयंभू सत्ता के इस राम वृक्ष को 270 एकड़ में पनपने के लिए खाद पानी आखिर कौन मुहैया करा रहा था? ऑन द स्पॉट में आज इसी की पड़ताल। 2 साल पहले सिर्फ 200 लोगों का जत्था लेकर जवाहर बाग पहुंचा था राम वृक्ष यादव और देखते ही देखते जवाहर बाग एक ऐसे किले में तब्दील हो गया जिसके भीतर की दुनिया पूरे शहर के लिए एक रहस्य बन गई। बाउंड्री के भीतर का तानाशाह कितना क्रूर था, कितना सनकी था, इसके राजदार बहुत कम ही हैं। हमारे साथ गौतम साहब हैं जो राम वृक्ष यादव के कुछ मुकदमों की पैरवी करते थे और उनका कभी कभार उनसे मिलना जुलना होता था। इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि राम वृक्ष यादव किस तरह का आदमी था। जो हमारे पास कुछ एक वीडियो जो अभी वायरल हो रहे हैं और लगातार हमने टीवी चैनलों पर देखा भी और दिखाया भी, उसमें वो बार बार चिल्ला कर राम वृक्ष यादव ये कह रहा है कि सिटीजनशिप नहीं है, राष्ट्रपति के पास सिटीजनशिप नहीं है। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर लेकर के घूम रहे हैं? आपके पास कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? दीजिए ना। और जो सिटीजन नहीं है वह क्या है जानते हैं? स्लेव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी, उनके द्वारा संविधान बनाया गया था। अच्छा। उस संविधान के तहत किसी के पास नागरिकता नहीं है। अच्छा। उनका कहना यह था राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके पास वो संविधान नागरिकता नहीं है। जो नेताजी आजाद हिंद सरकार के अधीन जिन्हें नागरिकता चाहिए वो उनके पास नहीं है। सारे लोग आए उसकी नागरिकता लें। अच्छा। ये ब्रिटिश गुलाम जो भारत था उसी के नागरिक हैं। अच्छा, वो ऐसा कहा करता राम वृक्ष यादव, ऐसा बार बार कहते? जी जी, मांग। अच्छा, तो वो जब आप उनसे मिलते थे तो वहाँ वो किस तरीके से, किस अथॉरिटी से वो आदमी आपसे मिलता था, कैसे बात करता था वो? मैंने कहा था बीच में आपने वकीलों पे आपके लोगों ने लाठीचार्ज किया। तो उनका कहना ये था कि लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, अगर वकील को ही चोट लग गई और बीच में आ गई चपेट में तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑर्डर मेंटेन किया हमने। अच्छा, उनको लगता था यस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेवारी है। जी जी जी, वो ये कहते थे कि मैं लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ। वो किसी गवर्नमेंट को, जुडिशरी को, उनके यहाँ कोई अहमियत नहीं थी, वो नहीं मानते, स्वयं अपने आप को गवर्नमेंट मानते। अच्छा, तो उनके लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने आपको पैरवी के लिए रखा, तो एक तरह से उसी कानून के तहत उन्होंने रखा ना पैरवी के लिए? उन्होंने शुरुआत में मुझे उसी कानून के तहत रखा और बेल के लिए भी कहा कि आप बेल लगाइए, मेरे लोगों को छुड़वाइए। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मीटिंग हुई और मीटिंग में फिर मेरे साथ डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा अगर हम बेल लगाते हैं कोर्ट में तो इसका मतलब ये है कि हम इस लॉ को फॉलो करेंगे। मैंने कहा यस, लॉ फॉलो होगा। मतलब कि कौन सी? मतलब ये 1800 आईपीसी 1860। उन्होंने कहा ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाई लॉ है, इस लॉ को हम फॉलो नहीं करेंगे। चूंकि हमारे लोगों को अभी जेल में रहने दो और हमारी गवर्नमेंट आएगी उसके बाद हम छुड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लोग अंदर रह सकते हैं, अभी आप बेल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ रोक दीजिए। अच्छा। तो ये सारी मीटिंग के बाद सारे लोगों ने प्रस्ताव किया अभी बेल रोक दो। तो राम वृक्ष यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तब हम इनको छुड़ा लेंगे, हम इस कानून को नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल, सारी व्यवस्था कराएंगे। कानून व्यवस्था हमारी होगी, हमारे लोग होंगे, सारा सिस्टम अपना होगा। और ये आजाद हिंद सरकार यहाँ बन चुकी है, आएगी नहीं, बन चुकी है। और ये इसका विस्तार होगा और सारी व्यवस्थाएं अब देखेंगे। कुछ दिन और रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहा तो मतलब ये पूरा उसको राम वृक्ष यादव को मतलब पूरा भरोसा था कि राम वृक्ष जी को नहीं, यहाँ पे सारे सत्याग्रहियों को और उनके साथ जो मुख्य लोग थे सारे लोगों को ये विश्वास था और ये माने हुए थे कि हमारी सरकार इसे टेक ओवर करने वाली है। ये सारी प्रॉपर्टी, सारे लोगों को, ये सारी व्यवस्था हम टेक ओवर करेंगे आजाद हिंद सरकार के। ये सारे जो न्यायालय है और डीएम और एसपी और फलां सारी व्यवस्था उनके अंदर सारी उन्हीं के द्वारा अब संचालित होगी आने वाले समय में। फिलहाल स्थापना हो चुकी है आजाद हिंद सरकार की, जवाहर बाग उसका मुख्यालय है। ये बिल्कुल सर्टेन था।
उन्हें किसी भी तरह का डाउट नहीं था। उन्हें बात करने के बाद तो आपको अच्छा कभी ऐसा मिलके ऐसा नहीं लगा कि वो एक सन की किस्म का आदमी था जो एक ऐसा ख्वाब देख रहा था जिसका असल सन में की नहीं, मैं कहूंगा कि उन्हें विश्वास था। अच्छा, सन की तो नहीं, लेकिन मैं कहूंगा उन्हें विश्वास था, उनका अपना सोच थी, उनके साथ उनके अनुयायी थे। राम वृक्ष को ना पसंद थी। वो सिर्फ वही सुनता था जो सुनना चाहता था। जवाब ही नहीं, सवाल भी वो अपनी मर्जी के हिसाब से सुनना चाहता था। लेकिन मथुरा के दो स्थानीय पत्रकार एक बार उससे सीधे सीधे सवाल पूछ बैठे और जो नतीजा हुआ उसे याद कर ये दोनों आज भी सिहर जाते हैं। मार्च 2015 में यहाँ पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था मुझे। हाँ, तो सबसे पहले मुझे मेन गेट पर मेरा आईडी चेक की गई। हाँ, और मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी सभी चेक करने के बाद, दस्तखत कराने के बाद मुझे अंदर एंटर किया गया। हाँ, तो यहाँ पर एक चंदन बॉस थे, वो मुझे लेकर के आए हाँ, राम वृक्ष के पास। राम वृक्ष अच्छा, आइए जरा इधर चलते हैं। उस समय राम वृक्ष अपने जो उसके लड़ाके थे या उसके जो भी सत्याग्रही कहें, जो भी कुछ कहें, हाँ, और हजारों की संख्या में बैठे हुए थे, वो उनको देश के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा था। हाँ। तो बस मैंने कुछ सवाल किया उससे कि 1 रुपए में 40 लीटर डीजल या पेट्रोल कैसे मिल जाएगा। बस यही सवाल मेरे लिए नागवार गुजरा और मुझे उसने 7 घंटे बंधक बना के यहाँ रखा। अच्छा, बंधक बना लिया। जी मतलब तो कहाँ रखा, आपको क्या बोला उन्होंने? हाँ, चंदन बोस ने मेरे ऊपर पिस्टल लगा दी थी कि आप चुप बैठे रहिए और हमारी बात केवल सुनते रहिए। मैं उसकी बात सुनते रहिए और उसकी एक थिंकिंग थी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, उसको बस केवल यस कहना है, हाँ कहना, ना पे तो बस वो बिगड़ जाता था। अच्छा, अगर ना कहते तो दो एकदम ना कहते ही वो पता नहीं उसके अंदर क्या एक शैतान था, वो जाग जाता था और उस व्यक्ति को बंधक बनाना, मारपीट करना उसकी काम बात थी। अच्छा, तो आपको बंधक बना के कहाँ रखा गया था? मुझे बंधक बना के जो टेंट लगा हुआ है सामने, अच्छा, उस टेंट के पास। अच्छा, उस तरफ। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी झोपड़ियाँ और ये सारी चीजें हैं और वहाँ पर एक लोहे का स्ट्रक्चर है, वो क्या है वो? वो जो रहेगा स्ट्रक्चर है, उसमें जो लोग यहाँ पर रहते थे 2 या 3 हजार थे उस समय पर। हाँ। तो वो जो आपस में झगड़ा होता था, हाँ। तो वो उन लोगों को खुद सजा बोलता था, खुद जज था यहाँ का। अच्छा। कि इसको 10 दिन बंद रखा जाएगा या इसको 15 दिन बंद रखा जाएगा। तो मेरे सामने उस दिन 2 व्यक्ति इसमें बंद थे। अच्छा, आप जब आए थे तो ये मतलब ये जेल, मतलब एक टेम्पररी जेल था ये? जेल था, यहाँ पर 2 आदमी बंद थे उस समय पर। अच्छा, और ये बम है। अरे ये अच्छा, ये बम है। हाँ, ये कागज मिले। अच्छा, इसके साइन हो रहे हैं, डेट पड़ रही है राम वृक्ष यादव की। हाँ, हाँ, अभी ये कागज, ये फोटो और पड़ा है उधर। अच्छा, ये अलग रहिएगा इससे, ये बम है ना? तो ये अभी मतलब इस तरीके से ये लोग, इन लोगों की पूरी तैयारी रहती होगी कि है ना, कि कहीं कभी किसी से जगह हो, है ना? जिस दिन पुलिस यहाँ पर मतलब रैगी करने आई थी, उस दिन भी इसी प्रकार के बमों का यूज किया गया था। अच्छा, ये देसी बम है, सुतली है ना, ऐसे बांध कर, है ना? जी, देसी बम है ये। अच्छा, अच्छा, चलिए यहाँ से अभी दूर रहना चाहिए अभी। हाँ, ये राम वृक्ष का इसमें साइन भी है। हाँ, साइन भी तो ये हो रही है। हाँ। डेट भी पड़ रही है कागज, टाइम टेबल पूरा। ये इसमें सारे खर्चे का हिसाब किताब है इसमें, और यहाँ पर राम वृक्ष का साइन भी है। हाँ, ठीक बात है। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के दम पर दबंगई की खबरें हमने खूब देखी है हमने जमीन हड़पने की साजिशें। राम वृक्ष यादव ने वक्त के साथ कैसे जवाहर बाग में अपनी जड़ें जमा ली, राकेश टिकैत जैसे नेता उसके गवाह हैं। आतंकवादियों के बीच में हम ही अकेले शख्स थे। हाँ। जो किसान यूनियन मीटिंग करते थे यहाँ पर। ये तो अच्छा। आतंकवादी थे, देसी आतंकवादी थे। अच्छा, तो ये तो आप लोग आते थे तो आप लोग को नहीं रोकता था? हमारी तो भीड़ आती है ना, भीड़ आती थी, हमारी बहुत भीड़ आती थी। अच्छा, तो प्रशासन कहता था भाई अपनी जिम्मेदारी पर जाना, मगर जी हम अपनी जिम्मेदारी पर जाएंगे। हाँ। हम यही मीटिंग करते हैं 3 दिन हाँ, जन्माष्टमी पे, अच्छा। तो हम हर साल यही करते थे। ये आपसे कभी राम वृक्ष यादव की कोई बातचीत हुई? उनसे कभी नहीं मिलने देते थे किसी को। अच्छा। लेकिन उनके जो और लोग थे उनसे मिलते थे, वो क्या बातें करते थे? बात करते थे। एक अलग ही सरकार की उसकी उनका अलग ही सिस्टम था उसका। अच्छा, वे कहते थे जी जो चांदी का रुपया उस टाइम पर चलता था, हाँ। जी अपनी करेंसी हम चलाएंगे, हाँ। ये करेंगे जब हमारी करेंसी चलेगी। प्रशासन को हमने ये भी कहा था कि इनको अगर खाली करना है, इनके रसद आप रोको, हाँ। इनका पानी रोको, इनकी बिजली काटो, हाँ, हाँ, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको अरेस्ट करो। हाँ, हाँ, लेकिन प्रशासन में हिम्मत नहीं दिखाई प्रशासन ने। हाँ। कि अगर ये पहले से 1 साल पहले से काम शुरू होता, हाँ। तो आज ये जो शहीद हुए हैं हमारे जो जवान, तो इनको शहादत ना यहाँ।
तो इनको बाहर से फंडिंग थी। हाँ, और हाँ, इनका मकसद दूसरा था। यहाँ पे पहले भी ये हुआ है। हाँ, आज से करीब 20-25 साल पहले, हाँ, करीब 25-26 साल पहले भी हमने एक आंदोलन करा था। हाँ, हाँ, जो जय गुरुदेव है, हाँ, ये किसानों की जमीन कब्जा रहे थे। हाँ, इनके खिलाफ हमने 91 के आसपास हाँ, हमने एक आंदोलन यहाँ पर करा था। अच्छा, तो यहाँ पे एक टेंडेंसी बनी है कि किसानों की जमीन कब्जा लो। आपको लगता है कि आप चूंकि खुद पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इनको उससे सपोर्ट क्या थी। इनको पॉलिटिकल सपोर्ट था जैसा कहा जा रहा है? बिल्कुल ये उम्मीद है कि इनको पॉलिटिकल सपोर्ट थी। रामवृक्ष और प्रशासन कई दफे आमने सामने आए, लेकिन हर बार भीड़ तंत्र ही हावी रहा। रामवृक्ष के लोगों ने न सिर्फ बाग बल्कि उद्यान विभाग के दफ्तर और क्वार्टर्स को भी हड़प लिया और अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मुकेश जी, आप यहाँ जिला उद्यान अधिकारी थे और ये आपका आवास था जी, है? जी। तो ये कब तक रहे आप यहाँ? मैं यहाँ फरवरी 16 तक रहा। अच्छा, फरवरी 16 तक रहे, मतलब करीब 4-5 महीने 3 पहले। महीने 3 हैं? महीने पहले। हाँ, हाँ, उसका फिर आपने इसको हाँ, उसको फिर मैंने इसको जो है चला गया अपने इसको छोड़ करके। कहाँ रहने लगे फिर आप? बाहर। अच्छा, क्यों छोड़ना पड़ गया इसको? अब मुझे अपनी जान का खतरा था, इसलिए छोड़कर चला गया था। अच्छा, क्या धमकियां मिल रही थी आपको रामवृक्ष यादव की? बिल्कुल, उनके जो अनुयायी थे वो उनकी सबकी तरफ से धमकियां मिल रही थी कि इसको खाली करके चले जाओ, नहीं आपको जान से मार देंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो आप अपने परिवार के साथ रहते थे यहाँ? जी जी। पहले मैंने धमकियों को नजरअंदाज किया, जब देखा कि कुछ ज्यादा स्थितियां विपरीत हो रही है तो मैं फिर मकान छोड़ के यहाँ से जा चुका था। अच्छा, तो रामवृक्ष यादव से कभी आपकी मुलाकात हुई, कभी बातचीत होती थी कभी अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए गए तो तब उनसे वार्ता होती थी। हाँ, हम उनसे यही अनुरोध करते कि इसको जवाहर बाग को खाली कर दिया जाए। हाँ, लेकिन उनका कहना था कि हमारी जो मांगे उनको पूरा कर दो तो हम चले जाएंगे। अच्छा। और मांगे उनकी ऐसी थी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को मतलब कोई अधिकारी नहीं मानता था, कुछ नहीं समझता था? नहीं, वो कोई अधिकारी नहीं मानता था, कहता तुम्हारी सबकी नियुक्ति अवैध है, डीएम की, एसएसपी की, सबकी नियुक्ति अवैध है, सब अवैध है। अच्छा, बताइए आपकी नागरिकता कहाँ है, उसका प्रमाण पत्र दीजिए। अच्छा, तो नागरिकता आप लोग से भी मांगता था कि आप हमसे नागरिक? मांगता था आप लोगों का रूलर कौन है, हमने स्टेट गवर्नमेंट हमारी रूलर है, अच्छा, उसका सर्टिफिकेट दीजिए। तो वो ऊट पटांग उनकी बातें थी। हाँ, और सारी बातों के पीछे मकसद यही था कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर आपको लगा कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, तो आपने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो ये एक बात आप बताइए कि ये जो इस तरह का इतना सनकी टाइप का आदमी, इतना पागल जैसा बात करने वाला आदमी, ये 5000 लोग उसके साथ कैसे उसके साथ जुड़े हुए थे? देखियो कि जो उसके साथ जुड़े हुए लोग थे वो बहुत ही भोले इंसान थे सब। और उनको अजीब उनको डिमांड प्रलोभन दे करके उसने उनको रख रखा था। जैसे हमारी सरकार आएगी आपको नौकरी देंगे, जब जवाहर बाग में आपको 200 गज का प्लाट देंगे। अच्छा। इस तरह की उनको जो है आश्वासन उसने ऐसे दिए, तो उसी आश्वासन में ये पब्लिक उसके साथ थी। और जिस समय हम जवाहर बाग में पहुंचे उसी समय निरीक्षण करने के लिए और जांच के लिए जो एसपी सिटी हैं आशुतोष द्विवेदी, वो भी यहाँ मौजूद थे। हमारी बाई चांस मुलाकात हो गई आपसे। तो ये जो घटना हुई पिछले दिनों, अब आप जब जांच आगे बढ़ रही है, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से कहाँ चूक हुई? इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। हाँ। क्योंकि इसमें एक जुडिशियल कमीशन बैठ चुका है। अच्छा, और इसी बात की वो जांच करेगा कि चूक हुई या नहीं हुई तो किस स्तर पे हुई। हाँ। तो इस पे हम लोग का कुछ भी कहना विधिक रूप से सही नहीं है। अच्छा, सिर्फ मैं एक जनरल सवाल करता हूँ आपसे कि कितने लोग होते हैं, आप एसपी सिटी हैं, उन्हीं के पोस्ट पे हैं, मुकुल द्विवेदी के पद पे आज आप तैनात हैं, कितने लोग होते हैं आपकी सुरक्षा में? हमारी सुरक्षा में अमूमन 4-5 लोग रहते हैं। उसमें कैसे कैसे हथियार लोगों के पास होते हैं? नॉर्मल रहता है 47 या कोई भी एक ऑटोमेटिक वेपन, और उसके अलावा फिर राइफलों से हमारे साथ लोग होते हैं। अच्छा, उनके साथ भी रहे होंगे? हाँ, निश्चित तौर पर उनके साथ रहे होंगे। बावजूद इसके घटना हुई? जी हाँ। इस बात में कितना दम है जो लोग कह रहे हैं कि रामवृक्ष यादव मरा नहीं, अभी जिंदा है? नहीं, अभी हम उनका एक जो साथी है उसके द्वारा शिनाख्त की गई थी। हाँ। और शिनाख्त के पश्चात हम लोगों द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है। हाँ। इसके अलावा जो भी और फोरेंसिक लैब द्वारा जो किया जाता है, अंगूठ छाप लिया जाना, हाँ। डीएनए लिया जाना, ये सारी चीजें हैं। यदि कोई संदेह होता है तो उनके परिजन या आयोग जैसा भी चाहेगा उस पर अग्रिम जांच करके उसको कंफर्म कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
करीब 2 साल तक जवाहर बाग मथुरा और उसके आसपास के लोगों के लिए एक ऐसी जगह थी जहां पर आना तो दूर, मतलब यहाँ आसपास भटकना भी खतरे से खाली नहीं था। और आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, उसके बाद आप देखेंगे कि बाग में बहुत सारे लोगों के लिए कौतूहल का मामला बन गया है। लोग घूमने भी आ रहे हैं, देखने भी आ रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर क्या हुआ था यहाँ। तो आप मथुरा के रहने वाले हैं? जी हाँ, मथुरा के रहने वाले हैं सर। अच्छा, तो जवाहर बाग तो पहली बार नहीं आए होंगे फिर? नहीं, जवाहर 2 साल से 2-2.5 साल पहले आए थे हम। अच्छा, जब ये लोग नहीं थे, ये जो अंदर वो घुसे हैं ये लोग, उससे पहले आए थे हम लोग। अच्छा, तो उस समय जवाहर बाग कैसा था? बड़ा हरा भरा रहता था, सब दुनिया भर के पेड़ पौधे लगे रहते थे इसमें। और हम लोग पौधे भी लेने आते थे यहाँ पे। हर टाइप की जगह पेड़ पौध रहती थी इसके। अच्छा, तो ये आज आप लोग जवाहर बाग आए मतलब ये देखने के लिए, इस घटना के बाद देखने के लिए आए कि क्या नुकसान हुआ, क्या है, कैसे है, कैसा लग रहा है, क्या हुआ। अच्छा, ये देखने के लिए आए। तो अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जंगल बन गया है ये तो बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोग भी पहली बार आई हैं कि? हाँ, मैं तो पहली बार आई। आप पहली बार आई हैं? अच्छा, और आप? हम लोग पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार। घटना को सुनकर के हम पे रुका नहीं है। हाँ। ये भाई चलो देखने तो चले। हाँ, कि क्या हुआ? क्या नहीं, यहाँ आए तो बहुत दुख हो रहा है ना? हाँ, इतना दुख हो रहा है कि देखा नहीं जा रहा। कितना हरा भरा, कितना सुंदर, कितना नाम था इसका। अच्छा, हाँ, बहुत नाम था। मतलब मथुरा में सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उद्यान होगा, है? सबसे बड़ा, है ना? और ये पूरा खत्म हो गया, सब जलकर खाक हो गया है। देखिए सब पेड़ों में नहीं देखा जा रहा है। सारे पेड़ जले कहाँ हरा भरा रहता था ये तरीके तक ना सुनेगो। इतने काल के गाल में मेरा मथुरा पहुंचा था। मैं तो आज जब व्यवस्थित दृश्य देख के ऐसा मेरी तो अंतरात्मा रोमत है भैया। आज मैं तो पहली दफा जब ध्यान के अंदर आया हूँ भाई। ऐसा में समाचारों में सुनतो, वहाँ में सुनतो, ऐसा में मेरे मथुरा को कैसा नाश उड़ाया हो। देखो कितनी गाय, देखो तुम रो रहे पेड़ की एक एक पत्ती रो रही है। ऐसा में कितना नाश उड़ाया गया मेरे भाइयों। कितनी बड़ी यातना देंगे पेड़ और समझ में। अरबों की आबादी वाले इस देश में लाखों करोड़ों लोग हमेशा हाशिए पर जी रहे होते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे 2 जून की रोटी के नाम पर आप कोई भी नारा बुलंद करवा सकते हैं, जिनके हाथों में कोई भी झंडा, कोई भी डंडा दिया जा सकता है। सनकी होने के बावजूद रामवृक्ष यादव इस बात को बखूबी समझता था और दुर्भाग्य से उसका सामना एक ऐसे प्रशासन से था जिसकी प्राथमिकता की सूची में कानून व्यवस्था शायद सबसे आखिर में आती है। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। मेरे सहयोगी नीतीश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट।